धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। बाकी कहाँ रह गया? आज मंडे, अच्छा इसलिए कम है क्या स्टूडेंट्स? आ जाएं, शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुका है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में अपने शुरू करेंगे नए सिरे से पूरा ग्रामर का ये पेपर, पूरा ग्रामर का ये जो भी सिस्टम रहता है, पूरा पैटर्न जो है उसको दोबारा से अपने स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले एक बार थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या कुछ अपने इसमें पढ़ते हैं ग्रामर में, मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, किन किन टॉपिक्स को अपने पहले पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक इसके बाद पढ़ा जाएगा। तो पूरी ग्रामर जो है ये थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलेंगे अपने, तो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने समझ पाएंगे। ठीक है? क्या कह रहे हैं सर? सेंटेंस फॉर्मेशन की क्लास कब करवाओगे? सर इसी में आ जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन, मुकेश अभी बता रहा हूँ। ज्यादा है? अच्छा, लाइट ज्यादा है। लाइट्स ऑफ करेंगे सर प्लीज एक बार। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। नो सर, ये नहीं, दिस वन। नहीं। यस। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। अच्छा, आप चेक करें अब कैसा है। क्या कुछ बेहतर लग रहा है अब? ओके, हाँ जी। इवनिंग सर। अच्छा, अभी भी बेहतर नहीं है? नो सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि पैटर्न अपने क्या रखेंगे ग्रामर क्लास का। पैटर्न का मतलब है कि मैं किस किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, ये सब बातें अपने दिमाग में रख लेना। मैं नहीं चाहता कि आप एक स्टूडेंट की तरह मुझे फॉलो करें, मैं चाहता हूं कि अपने सब एक परिवार की तरह इन ग्रामर की क्लासेस को सीखें। परिवार की तरह का मतलब कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि सर आज आपने ये पढ़ाया था, अगला टॉपिक हमारा कुछ ऐसा आना चाहिए। और सेकेंडली, ग्रामर में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है कि ग्रामर का टीचर के पास ये पावर होती है कि वो आपको जितना मर्जी पढ़ा के बोल देगा कि ग्रामर खत्म होगी, और आपको लगता है कि ग्रामर खत्म होगी, बट एक्चुअली में ग्रामर कभी खत्म नहीं होती। तो आप अगर थोड़ा सा समझदार हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक खत्म हुआ और कौन सा टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ। तो ग्रामर जो है इंग्लिश की बेसिकली वो 3 लेवल पे चलती है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए अपने ऐसा शुरू कर सकते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश है बेसिकली, ये सुबह पीटी वालों को मैंने पूरा बोर किया था इसके ऊपर, अब आपको थोड़ा 5 मिनट में समय लूंगा, थोड़ा समय ले लेना। चिंता मत करना कि ये सर हमने पहले पढ़ रखा है या हमने ये नहीं करते, हमें आता है ये सब। हमारी पूरी इंग्लिश जो है वो शुरू होती है एबीसीडी से। देखो, आप ये कह सकते हैं कि हमें सर ने आज की क्लास में एबीसीडी से पढ़ाना शुरू किया है, और मेरे ख्याल से इससे लो लेवल से कोई स्टार्ट नहीं कर सकता ग्रामर को। एबीसीडी जो है इनको इंग्लिश में कहा जाता है अल्फाबेट। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। कितने अल्फाबेट हमारे पास होते हैं टोटल? याद रखेंगे, गिनती इनकी कितनी है? 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट को अलग अलग साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बी जो है वो ब का साउंड देता है, डी जो है वो ड का साउंड देता है, सी जो है वो क का साउंड देता है या स का साउंड देता है। अलग अलग साउंड है ये सारे के सारे, है ना? तो इस साउंड को आपस में कनेक्ट कर करके हमने क्या बनाना शुरू कर दिया? वर्ड बनाना शुरू कर दिया। वर्ड क्या था? तो वर्ड था जब अपने लेटर्स को, दो या दो से ज्यादा लेटर्स को एक साथ मिला देते थे, उसको हमने क्या कहा? वर्ड कह दिया। इंग्लिश में कितने वर्ड है पीटी वालों, तुम बता दो एक बार। ये तुम्हें सुबह पढ़ाया था, 10 बिलियन। कितने हैं? 10 बिलियन। और ये 10 बिलियन वर्ड्स को ही हमें सबसे पहला लेवल जो है ग्रामर का वो ये रहता है। सबसे पहला लेवल है वर्ड लेवल की ग्रामर। वर्ड का मतलब संसार लेवल की ग्रामर नहीं, वर्ड का मतलब कि अगर आपने इंग्लिश में कुछ लिखा है तो उस वर्ड को आप कैसे बेहतर कर सकते थे, उस वर्ड की जगह पे और क्या आ सकता था। वर्ड लेवल की ग्रामर में जब अपने पढ़ते हैं तो वर्ड लेवल की ग्रामर में पढ़ाए जाते हैं टॉपिक कुछ ऐसे जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया। ये लिखो मत, एक बार रुक जाओ, पहले समझ लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया, या फिर मैंने आपको जैसे पढ़ा दिया जेरेंट पढ़ा दिया, या फिर जैसे अभी प्रपोजिशन पढ़ा था, तो प्रपोजिशन में कोई सेंटेंस लेवल की ग्रामर नहीं थी, प्रपोजिशन वर्ड लेवल की ग्रामर में आता। वर्ड का मतलब शब्द होते हैं, प्रपोजिशन शब्द है कुछ हमारे पास। इसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने पढ़ाए थे। ये सारे के सारे टॉपिक जो अभी रिसेंटली अपने पढ़े थे वर्ड लेवल की ग्रामर थी। हमारे आयल्स या पीटी में ना वर्ड लेवल की ग्रामर ज्यादा काम नहीं आती। इस वजह से हम इसको टुवार्ड्स द एंड पढ़ते हैं। टुवार्ड्स द एंड का मतलब होता है कि जब हम सब बाकी सब पढ़ लेंगे ना, जब हमें लगेगा कि हाँ हो ही गया, कचरा बचा है,
तो ये कचरे टाइप हम इनको ट्रीट करते हैं। वर्ड लेवल की ग्रामर को हम ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम में नहीं लाते। सेकंड आ जाओ, सेकंड आता है दैट इज, गिव मी मार्कर, अच्छा सा मार्कर उठा दो। सेकंड आ गया हमारा सेंटेंस लेवल की ग्रामर। वर्ड को मिला के क्या बनते हैं याद रखना, शब्दों को आपस में मिला के क्या बनाते हैं, अपने सेंटेंस ही तो बनाते हैं। तो सेकंड आ गया सेंटेंस लेवल की ग्रामर। सेंटेंस लेवल की ग्रामर में हमारे काम के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। सेंटेंस लेवल की ग्रामर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में हमारे पास तीन तरह के सेंटेंसेस आते हैं, याद रखना। पहले आते हैं जिनको हम कहते हैं टेंसेस, पहले नंबर पे कौन आते हैं, टेंसेस। सेकंड सेंटेंस लेवल की ग्रामर में हम दूसरे सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिनको कहा जाता है मोडाल सेंटेंसेस, मोडाल का मतलब जिनमें मॉडल का इस्तेमाल होता है। और तीसरे आते हैं जिनमें हम करते हैं इस्तेमाल वियर्ड सेंटेंस, इनको कहा जाता है। वियर्ड सेंटेंसेस पढ़ाने में बड़े आसान है पर ये बच्चों को समझ नहीं आते ज्यादा, तो इस वजह से इसको मैं हमेशा लास्ट में पढ़ाता हूँ। वियर्ड सेंटेंसेस अपने एक दो दिन में पढ़ेंगे, मतलब एक दो दिन का टॉपिक होगा, तो ये टुवार्ड्स द एंड इसको भी पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को मैं पढ़ाना जो शुरू करूंगा मैं यहाँ से करूंगा, सेंटेंस लेवल की ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी अपने अपने आयल्स या पीटी वाले इस फील्ड में बात करें तो जो ग्रामर एक्चुअली में जो चेक होती है वो होती है हमारी सेंटेंस लेवल की ग्रामर। तो दैट इज वाई हमारे लिए जरूरी है कि हमें ये तीनों पार्ट जो है वो बेहतर तरीके से आने चाहिए। इसी में कुछ और टॉपिक भी आ जाते हैं आगे जाके, जैसे आ गया सेंटेंस फॉर्मेशन, या फिर आप जिसको आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से जानते हैं, इसी को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे टॉपिक आते हैं जिनको हम भारत में ना, भारत में इसी को ग्रामर कहते हैं। हालांकि अपने इंडिया में तीसरा लेवल जो है, ये पहला लेवल जो है इसको पढ़ाते ही नहीं है, बहुत कम टीचर्स को आपने सुना होगा कि आपको पढ़ाया जाता है ये वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। अपने 10वीं तक हिंदी में फिर भी पढ़ाते हैं, संज्ञा सर्वनाम ये आपने पढ़ा होगा, वो वर्ड लेवल की ग्रामर थी, पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब इसमें आएंगे। तो ये जो है ये हमारा पहला पार्ट है। ये हमारे इंडिया में अभी जैसे आप 11th पार करते हैं, 10वीं पास करते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाने को दिखता, कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। इवन कॉम्पिटिटिव लाइन में जाएंगे वहां पे भी इसका इतना ज्यादा कोई रुतबा नहीं है। तो ये इसमें सिर्फ ये जो कंसेप्ट है जो पार्ट 1 है, इसमें अपवाद ज्यादा होते हैं, एक्चुअली में रूल कम है, दैट्स वाई अपनी इसको ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ते। और बात करें आइल्स पीटी में, तो आइल्स पीटी में क्योंकि हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आपको इसी तरह से सेंटेंस को बनाना है, तो हम इसको नॉर्मली सिंपल तरह से लिखते हैं। और सिंपल तरह से लिखने का मतलब कि हमारे लिए ये जो टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये टॉपिक ज्यादा काम के आएंगे। तीसरा जो लेवल की ग्रामर आती, पहला हुआ वर्ड, दूसरा सेंटेंस, तीसरी जिसको कहा जाता है 1 2, यहाँ पे थर्ड लिख रहा हूं, जिसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रामर। ये फंक्शनल ग्रामर एक्चुअली में आप इसको कह सकते हैं, अपने भारत में इसको कहा जाता है, अपने बहुत सारे कोचिंग सेंटर करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश, सुना आपने। तो स्पोकन इंग्लिश बहुत सारे ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जिनको डिनाई कर देता है, जिनको मना कर देता है। स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो कि ये ग्रामर से अलग हटा के चला लेते हैं, ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, ग्रामर कहेगी कि आप उसको ऐसे बोले, यू नीड नॉट गो देयर। जो सही ग्रामर है वो ये कहती है यू नीड नॉट गो देयर, आप इस तरह से बोलें। पर ये कैसे कहते हैं, यू एंट गोइंग देयर। एंट एक ऐसे ही वर्ड इन्होंने यू के साथ लगा दिया, जबकि ग्रामर कहती है कि एंट तो आपको आई के साथ लगाना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली इन्होंने चीजों को तेजी से बोलने के चक्कर में जो सबसे सौखे सौखे वर्ड्स थे इंग्लिश के उनको उठाया, उनको आपस में मिला के एक नई ग्रामर बना दी, उसको जोड़ तोड़ के जुगाड़ लगा के कहीं पे पट्टी की कहीं पे क्या किया, इस तरह से इन्होंने एक नई ग्रामर बना दी, दैट इज फंक्शनल ग्रामर। ये फंक्शनल ग्रामर आपको मैं एक्चुअली में मैं नहीं पढ़ाता ज्यादा। फंक्शनल ग्रामर के 2-3 टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज जैसे अपने यूज टू है, या फिर कंजक्टिव प्रोनाउंस आते हैं, वो थोड़े से टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं है। बट ये ध्यान रखें कि ये फंक्शनल ग्रामर जो है ये हमारे काम का टॉपिक नहीं है जब तक कि हम स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखते। तो ये आपको कोई भी स्पोकन वाला टीचर सिखा देते हैं, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट भी है बट मजा आता है, तो मेरे काम का नहीं है। मैं आपको जो मेन फोकस है, शुरू अपने काम से करेंगे सेंटेंस पे, फिर अपने इसी में पढ़ते पढ़ते मैं बीच में फंक्शनल ले आऊंगा थोड़ा सा, और जैसे ही अपने सेंटेंस खत्म होगा, सेंटेंस लेवल की ग्रामर में चारों टॉपिक खत्म हुए तो अपने वर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे 15 दिन का टॉपिक है ये सारे के सारे।
तो 15 से 20 दिन में वर्ड लेवल की ग्रामर खत्म करके फिर वापस अपने सेंटेंस पे। तो ये कुल मिला के एक सर्कल कंप्लीट करते हैं अपने। पूरा सर्कल कंप्लीट करने में शुरू में मुझे लगते थे मोर देन 1 मंथ, 1 या 2 मंथ में मैं कंप्लीट करवाता था इस सर्कल को। मतलब 2 मंथ इसलिए कहता हूँ मैं क्योंकि बीच में प्रैक्टिस के कुछ क्विज आ जाती हैं, कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो ऑनलाइन क्लासेस में ना वो स्पीड नहीं बन पाती। बहुत बड़ा रीजन इसका ये है कि अगर मुझे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है तो मैं वो क्वेश्चन पूछने के बाद मैं वेट करता रहता हूँ कि आपका रिप्लाई कब आएगा। तो ऑनलाइन क्लास में मैं आसानी से मान सकता हूँ कि 2 मंथ में अपने सारा जितना भी पैटर्न है वो क्लियर करेंगे। आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि ग्रामर का 85% पार्ट जो है, जो ग्रामर आप इंडिया में कभी सुनेंगे कि मुझे ग्रामर आती है या मुझे ग्रामर नहीं आती, उन दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का 85% जो है वो इन 4 शब्दों में लिखा है: टेंस, मोडाल्स, वियर्ड सेंटेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन 4 टॉपिक में लिखा हुआ है। तो ये चारों टॉपिक अपनी आज की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा आराम से बड़ा प्यार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं छोड़ देता हूँ। एक बार हेडिंग डाल लेना बेसिक इंग्लिश या बेसिक ग्रामर। उसमें ये 3-4 चीजें जो मैंने अभी तक लिखवाई हैं इनको लिख लें। जैसे ये हो जाए मुझे डन करके बता देना। हम आज की क्लास से टेंस, मोडाल और वियर्ड सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं सिखाऊं प्लीज मेक श्योर कि आप उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी उसकी रिवीजन कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको बाद में देखेंगे 10 दिन बाद तो याद रखें कि कुछ भी समझ नहीं आएगा 10 दिन बाद। तो मेक श्योर कि जो मैंने अभी सिखाया है उसकी अभी प्रैक्टिस करें, लंबे समय तक टाल के ना रखें। जल्दी से इसको नोट करें फिर बता देना मुझे। थोड़ा सा टाइम और लिख लें, बाकी सबको भी लिखने देते हैं। कई जो तेज है उन्होंने पहले से लिख लिया था, जो बेचारे नहीं लिखा था जिन्होंने उनको टाइम देते हैं थोड़ा। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ जो भी मैंने अभी तक लिखवाया था। और प्लीज मेक श्योर कि मेरे साथ फॉलो करते रहना। फॉलो करने का मतलब कि अगर आपको लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो तुरंत मुझे बताएंगे कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं है, मैं वहां से दोबारा अपने उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। है ना? कोशिश करना कि हर एक चीज को ही सीखते जाना है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। जो पहले 3 दिन मैं करवाऊंगा वो तो बिल्कुल अपने जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम स्टार्टिंग से करेंगे। अगर आपको कोई भी उसमें भी दिक्कत है तो पूछ लेना एक बार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस लेवल की ग्रामर स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि इन 3 चीजों में क्या फर्क था। एक है टेंस, एक हमने लिखा था मोडाल्स और एक हमने लिखा था वियर्ड सेंटेंसेस। है ना? इन दोनों में क्या फर्क होता है? पहले तो मैं वियर्ड का मतलब बता दूं। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। हिंदी में आप इसको सर्च करेंगे, वियर्ड का मतलब अजीब होता है। अजीब का मतलब ऐरे गैरे सेंटेंसेस हैं, थोड़े से अजीबो गरीब से सेंटेंसेस होते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि एक सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस किसको कहते हैं, आप कहेंगे सर सेंटेंस होता है जिसमें कुछ वर्ड साथ में मिल जाते हैं और सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि राम हैज किल्ड सीता। राम ने मार दिया, राम मार चुका है। किसको मार चुका है? सीता को। नहीं पता, कोई चक्कर नहीं। हाँ, मार चुका है या मार दिया है या मारेगा हमें नहीं पता। अभी हमें ग्रामर आज पहला दिन है, नन्हे बच्चे हैं, अभी हम स्कूल में पहला दिन है हमारा, तो हमें कुछ खास पता नहीं है सर इसके बारे में। पर हमें इतना पता है कि राम और सीता के बारे में कोई कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। हमने बचपन से जितनी भी इंग्लिश हमने पढ़ी है, हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती थी कि सेंटेंस का, हर एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, हर एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, सेंटेंस में मेन वर्ब होती है और सेंटेंस में हमारे पास और क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है।
ये चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है ये क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। और इस चीज में कोई शक भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सेंटेंस की सबसे पहली और सबसे प्राथमिक डेफिनेशन क्या है, जिसमें एक सब्जेक्ट के बारे में एक वर्ब हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक सेंटेंस कह देते हैं। सब्जेक्ट के बारे में एक वर्ब होना जरूरी है, हेल्पिंग या मेन कोई भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक सेंटेंस कह देते हैं। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे इस क्लास में मुझे पता पक्का ऐसे आते हैं जिन्होंने पहले कुछ चीजें पढ़ रखी होती हैं, कहीं उन्होंने मुझसे पढ़ा होता है। वो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में, क्योंकि मैंने कई बार इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने इसमें फ्रेगमेंट एक आधी बार आपको पढ़ाया होगा। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसको सेंटेंस कहते हैं उसमें वर्ब नहीं होता। तो अभी प्लीज क्लास को कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम सब कुछ पढ़ेंगे, 0 से 100 तक लेके जाऊंगा इसी क्लास में। बट हाँ, पहले दिन ही अगर आप ये सोचें कि हमें 0 करवा दिया, 100 क्यों नहीं करवाया, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो आराम से सब कुछ एक एक करके सीखेंगे। डू नॉट वरी, जस्ट फॉलो करते रहें, जो जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। मैं 4 साल से यही करवा रहा हूँ, तो यही सीक्वेंस अपने लिए ज्यादा बेहतर है। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। चलिए, अब देखिए दिक्कत कहाँ पे है। दिक्कत ये आई कि अगर आप सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो हमें बचपन से कहा तो गया ये सेंटेंस है, लेकिन ये एक्चुअली में सारे सेंटेंसेस का सिर्फ 1/3 पार्ट है। हर वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, उस सेंटेंस को सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन वो सिर्फ कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस होता है, टेंस कैटेगरी का सेंटेंस होता है। हर एक टेंस के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। मतलब ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको क्या कहा जाएगा, टेंस कहा जाएगा। अगर आप इसमें से एक चीज को मिस कर दें, मान लीजिए बाय चांस आपने क्या किया, इसमें से इस हेल्पिंग वर्ब को मिस कर दिया, तो हेल्पिंग वर्ब के बिना सब्जेक्ट के बाद कुछ और आया लेकिन उसके बाद मेन वर्ब आ गया, मतलब अगर हमने हेल्पिंग वर्ब ना लिख के सीधा मेन वर्ब लिख दिया, तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में ले जाते हैं, मोडाल की कैटेगरी में। थोड़ा ध्यान से समझना, प्यार से एक एक चीज को समझते जाएंगे, अभी शुरू में कंफ्यूजन हो सकता है। अगर तो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है तो क्या कहेंगे, टेंसेस। अगर अकेला मेन वर्ब है तो क्या कहेंगे, मोडाल। और अगर अकेला हेल्पिंग वर्ब आता है लेकिन मेन वर्ब नहीं आता, तो उसको क्या कहा जाता है, वियर्ड सेंटेंस कहा जाता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से समझें। अगर आपके पास, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपके पास हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है तो उसको टेंस कहते हैं। अगर सिर्फ मेन वर्ब है तो उसको मोडाल कहते हैं। और अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो उसको क्या कहते हैं, वियर्ड सेंटेंस कहते हैं। आइए मैं कुछ एग्जांपल आपको देके बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सब समझ आ जाएगा, चिंता ना करें। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि राम हैज किल्ड ए कैट। राम ने मार दिया, किसको मार दिया, एक बिल्ली को मार दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि राम कैन किल ए कैट। वेरी गुड। और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि राम हैज ए कैट। अब तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर आपको इनमें से कोई भी गलत लग रहा है तो फिर आपकी गलती है। सेंटेंस नंबर 1 कहता है कि राम ने कर दिया एक काम, मारने वाला काम कंप्लीट कर दिया। कौन सा, किसको मारा, राम ने बिल्ली को मारा। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, हमारे पास मेन वर्ब भी है और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आया। सेकंड सेंटेंस में राम आया सब्जेक्ट, मारना एक वर्ब था लेकिन हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब किसको कहा जाता है। अब यहाँ पे कई बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर ये कैन हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, काम करता बात अलग है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस वजह से इस सेंटेंस को क्या कहा जाएगा, मॉडल सेंटेंस। और याद रखें कि कई बार ये भी नहीं होगा तब भी मॉडल सेंटेंसेस बनेंगे। डेफिनेशन को समझना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तुम लोग बहुत सियाने हो मुझे पता है, लेकिन याद रखना कि सियाने जितने मर्जी हो, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ना, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हें पता चलेगा। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बड़ा आसानी से कह सकता था जिसमें कैन कुड आए वो मोडाल होता है, पर मैंने क्यों बताया कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब होगी, इसके पीछे रीजन है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे ना। अच्छा, तीसरा आ जाओ, राम हैज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब मैं ढूंढ रहा हूँ कि राम हैज क्या किया है, राम ने कुछ काम तो किया ही नहीं इसमें। ये तो बता रहा है कि राम के पास एक बिल्ली है। ये क्या है, एक वियर्ड सेंटेंस। इसमें किसकी कमी खल रही है, हमें मेन वर्ब की कमी है। मेन वर्ब इसमें है ही नहीं, तो इस सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, वियर्ड सेंटेंस कहा जाता है।
अब प्रैक्टिकली बात करें तो पूरी इंग्लिश में आज तक जितने, एक आखिरी पॉइंट और फिर उसके बाद मैं लिखने का टाइम दूंगा। एग्जांपल मुझे पता है आपका मन कर रहा होगा लिखने का, एक सेकंड रुक जाएं। आज तक इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आज तक इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं या लिखे जाते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो अराउंड 72 to 75, ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रामर की बुक्स कहती हैं, 72 to 75% जो सेंटेंसेस हैं वो टेंस कैटेगरी के लिखे जाते हैं। कौन सी कैटेगरी के? टेंस कैटेगरी के, ध्यान से समझना। अराउंड 20% सेंटेंसेस वियर्ड सेंटेंस कैटेगरी के लिखे जाते हैं और ओनली 5% सेंटेंसेस किसमें होते हैं? मोडाल्स में होते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना कि शायद आपने तो आज तक मोडाल का नाम ज्यादा सुना होगा, वियर्ड कहीं ने, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने आज की क्लास में पहली बार वियर्ड सेंटेंस का नाम सुना होगा, बट आप लोग इसको बचपन से यूज करते आ रहे हैं। इसके नाम अलग अलग थे। एक्चुअली में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि इसके नाम अलग है। कई इसको वियर्ड कहते हैं, कई इसको वर्बलेस सेंटेंसेस कहते हैं। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले इस नाम को थोड़ा सा ज्यादा समझते होंगे। वर्बलेस हम आपको वेरिएशन में सिखाते हैं राइटिंग में, वर्बलेस सेंटेंसेस कहा जाता है इनको। अच्छा, कई इनको फ्रैगमेंट सेंटेंसेस भी कह देते हैं, अलग अलग नाम है, आप जिस नाम से मर्जी समझ लें, बात एक ही है। मुद्दा क्या है कि वियर्ड सेंटेंस किसको कहा जाता है? जिसमें वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती, उसको क्या कहा जाता है? वियर्ड सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। चलिए जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जसप्रीत कह रही हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझाएं। समझेंगे मैम, वर्ब में समझेंगे। अच्छे से लिखेंगे इसको। चलिए, डन हो गया मेरे ख्याल से। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर देता हूँ। किसी ने पूछा कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा बता दें। हालांकि ये वर्ब का टॉपिक है, मैं अभी नहीं बता सकता था, बट अपने थोड़ा सा, जी जस्ट करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग। मैं अभी बता रहा हूँ मैम, थोड़ा ध्यान से देखें। बेसिकली दोनों वर्ब के ही पार्ट हैं, दोनों मिलकर। देखिए, वर्ब का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर आप इंग्लिश में मुझसे पूछें वर्ब का मीनिंग क्या होता है, तो वर्ब का मतलब होता है, जनाब याद रखेंगे, एक्शन। हमें एक्शन के बारे में जानकारी देने वाला कोई भी शब्द होगा उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब दो तरह का हमारे काम आता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एक्चुअली में हमें बताता है एक्शन के बारे में, एक्शन क्या था, और हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या बताता है? टाइम ऑफ एक्शन, की वो एक्शन कौन से टाइम में हुआ था। मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, एम का मतलब हो गया, देखिए गोइंग टू स्कूल, आई गोइंग टू स्कूल सेम रहेगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, तीनों में क्या फर्क आया? क्या फर्क आया? समय बदल गया बस, है ना। आई एम का मतलब अभी जा रहा हूँ, आई विल बी का मतलब जाऊंगा, आई वॉज का मतलब मैं पहले कभी गया था। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्चुअली में क्या बदल देती है? समय। और मेन वर्ब एक्चुअली में आई एम गोइंग की जगह आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग, कुछ ऐसा हो सकता था। ये क्या बदलती है? ये एक्शन कौन सा काम हो रहा था। अब थोड़ा सा आपका अटेंशन यहाँ पे मुझे चाहिए, ध्यान रखना, थोड़ा सामने आओ। अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो समय बताती है, और मेन वर्ब जो है वो हमें क्या बताती है? एक्शन। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे परसों मेरे से लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे, लड़ाई नहीं मजाक कर रहा हूँ, आर्ग्यू कर रहे थे, एक पॉइंट आ सकता है यहाँ पे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मोडाल पॉइंट हम पढ़ रहे थे, मोडाल में किसी ने कहा कि सर वुड तो फ्यूचर में होता है, वुड पास्ट में कैसे, ये वो। और मैंने एक डायलॉग 36 बार उस क्लास में मारा था कि मोडाल जो है वो वर्ब सॉरी टेंस से स्वतंत्र होते हैं, मोडाल का टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। रीजन क्या है ये मैं साबित करता हूँ इस बात को। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तभी टाइम से फर्क पड़ेगा,
हमारे पास टेंस वाले सेंटेंस में क्या होता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, बोलो हाँ या ना। तो इसमें हमें अलग अलग टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ेगा अलग अलग। हमारे वीएड सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब बदलेगी तो समय से फर्क पड़ेगा। लेकिन मोडाल में मैंने आपको क्या मोडाल की डेफिनेशन क्या बताई थी, अगर आपको याद हो कि मोडाल में क्या नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अगर मोडाल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती ना, तो इसका मतलब उसमें टाइम ऑफ एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कुछ नहीं, मोडाल में सारा का सारा खेल किस चीज का रह गया, बस एक्शन का रह गया। टाइम ऑफ एक्शन क्या था, मोडाल इस बात से उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि वो काम उसने 100 साल पहले किया था या 100 साल बाद में करेगा, मोडाल वही का वही आएगा जो आना था। ये बात अपने दिमाग में भर लेना कि मोडाल को टाइम से स्वतंत्र कर दो। हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी गलती, मैं ये क्लास में ना ये लैंग्वेज 15 बार बोलूंगा, तुम्हें हो सकता है कि मुझ पे गुस्सा भी आएगा। हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी गलती कि हम आज भी इंग्लिश सीखते टाइम ना इसको हिंदी से कनेक्ट करके सीखते हैं। होगा, विल का मतलब होगा, किसने लिखा, क्या किसी इंग्लिश की बुक में लिखा हुआ है कि विल का मतलब होता है होगा? नहीं, बस हमने अपने दिल में बैठा लिया कि विल का मतलब तो होगा, कैन का मतलब सकता है, शुड का मतलब चाहिए। तो ये जिस दिन अपने हिंदी के चक्कर से बाहर आ गए ना, उस दिन तुम्हें इंग्लिश 10 गुना आसान लगने लग जाएगी। और वो मैं अभी धीरे धीरे अपने करवा दूंगा, चिंता ना करें। अभी जिनका सवाल था, जसप्रीत कौर मैम का सवाल था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस। मैम डिफरेंस कुछ नहीं, दोनों मिलके एक ही काम, बहनें या दोनों मिलके एक ही काम करती हैं, हमें काम के बारे में जानकारी देती हैं। एक बहन तो ये काम करती है कि वो एक्शन बताती है, और दूसरी बहन हमें टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बता देती है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसका तो खैर अपना अलग ही सेट है। मेन वर्ब जो है 5 तरह की होती है, इसकी 5 फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? 5, आ जाओ। वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म कहा जाता है इसको, जैसे कि गो। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ गया, जैसे सेकंड फॉर्म अपनी हिंदी में कहते हैं। थर्ड आती पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जिसको अपने थर्ड फॉर्म कहते हैं। थर्ड फॉर्म गो वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो ऑन। चौथी फॉर्म आती है जिसको कहा जाता है एससीएस फॉर्म। इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट सुना होगा, जो देसी है मेरे जैसे उन्होंने एससीएस फॉर्म सुनी होगी, या उन्होंने चौथी फॉर्म सुनेगी। चौथी फॉर्म एससीएस, जैसे गो की चौथी फॉर्म होती है गोज। और पांचवी फॉर्म है जिसको कहा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ये अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं सोचेंगे सर आप नाम अच्छे से बोलो, हमें नाम नहीं लिखा, कौन सा पार्टिसिपल कौन सा। चुपचाप सुनते रहो, बस जो काम का है मैं वही बताऊंगा। फालतू का ज्ञान भरोगे ना तो जो काम की चीजें उनको मिस आउट कर दोगे। तो ये बस अभी काम का नहीं, इसको छोड़ दो। आईएनजी फॉर्म का हो, इसको देसी भाषा में याद रखो। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि आईएनजी फॉर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है? तो बस याद रखना ये 5 फॉर्म होती है। क्या आई? गो, वेंट, गोन, गोज या गोइंग। सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग खर्च करेंगे कॉपी पेन तो नहीं, काम नहीं चलेगा। अब अपने आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने तीनों में फर्क देख लिया। हमने ये देख लिया कि सबसे ज्यादा काम तो कौन आएंगे? टेंसेस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर किसको? टेंसेस को। तो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डाल लेंगे टेंस। एक ऐसा टॉपिक जो कि दुनिया के हर एक बच्चे ने पढ़ रखा है, और एक ऐसा टॉपिक जो कि दुनिया के हर एक टीचर ने पढ़ा रखा है, और एक ऐसा टॉपिक जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों को आता है ना? मुझे आज भी याद है, मैं किसी भी क्लास में था, चाहे वो 7th स्टैंडर्ड था, 6th था, 5th था, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड 9वीं 10वीं तक, हर एक टीचर ने क्लास में, इंग्लिश का टीचर जब भी क्लास में आते थे तो आते सबसे पहला जो चीज हमें पढ़ाई जाती थी वो होता था टेंस। हमें एक टेंस चार्ट, आपने भी जिंदगी में खूब बनाए होंगे वो टेंस चार्ट। इधर लिखते थे पास्ट, सॉरी सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ऊपर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना? तो 12 डब्बे बना के, पर आज तक हमें समझ ही नहीं आया कसम से। रीजन उसके पीछे पता है क्या था? रीजन था कि वो टीचर ये काम तो बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन इसके बिल्कुल बाद वो टीचर एक बहुत बड़ी गलती करते थे। वो गलती होती थी, आप सबने सुना होगा, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, होगा, होगी, होगे, हिंदी से कनेक्ट करना। जिस दिन आपने, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जिस दिन आपने इसको हिंदी से कनेक्ट करना छोड़ दिया, समझ लेना कि तुम्हें इंग्लिश आने लग गई। चाहे नहीं भी आती तब भी तुम्हें इंग्लिश आने लग गई है। तो गलती क्या थी? गलती थी ता है, ती है, ते है। तो अपने ता है, ती है, ते है नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। बाकी सब वही पढ़ेंगे जो टेंस में पहले पढ़ा था। ओके, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे टेंसेस, और मैं शुरू करता हूं पहले।
एक ऐसा टॉपिक जो हम सबसे ज्यादा टेंशन देता है, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा हमें दुखी करता है। खैर अभी आयल्स में पीटी में तो ये तुम्हें टेंशन नहीं देगा बच्चा, इसकी बेचारे की ना अभी इतनी औकात रही नहीं है, ये बूढ़ा हो चुका है, तुम्हें पता नहीं, ये बूढ़ा शेर है अब। पर हाँ ध्यान रखें कि ये बूढ़ा शेर और आगे जितने भी शेर आएंगे ना सब इसकी संतानें हैं, तो इस वजह से इस बूढ़े शेर से हमें लड़ना पड़ेगा, इस बूढ़े शेर से पार हमें पानी पड़ेगी। हालांकि अब इसकी इतना इसका मादा नहीं है कि ये हमें हरा देगा, पर हाँ इसके जो बच्चे हैं आगे से आगे निकल के आएंगे वो हमें तंग करते हैं पेपर में, तो उसके लिए पहले इससे पार पाना जरूरी है। हेडिंग क्या लिखी हमने? टेंसेस। सीखते हैं चलिए। कितने होते हैं टेंस? एक होता है सर पास्ट, एक होता है सर प्रेजेंट, एक होता है सर फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट और, आप लोगों ने गलती तो नहीं कर दी, फ्यूचर के ऊपर मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, शायद आपने नोटिस किया हो तो, दिख रहा है आपको? ये भी एक भारतीयों की कमी है, मैं हर बार में देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कि मुझे नफरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, मैं जो भी सीखा ना मैं इसी सिस्टम से सीखा हूँ, ये बात में कोई शक नहीं है। बट मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कल को जाके ना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे इंडिया में अलग तरह से पढ़ाई जाती हैं, जो कि फॉरेन में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं अभी से थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ उन बच्चों को जो कि कल को कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ने वाले हैं, उन सबके लिए जरूरी है कि वो ये पॉइंट को समझें। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, अंग्रेजी में जो सही इंग्लिश है, जो ग्रामर टेक्निकल ग्रामर है उसमें पढ़ें, तो फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। फ्यूचर को एक्चुअली में मोडाल का पार्ट माना जाता है, इसको किसके साथ पढ़ाया जाता है? मोडाल के साथ। रीजन क्या है, जो समझदार है उनको समझ आ गया होगा। फ्यूचर में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है ना, विल शैल, कौन सी होती है? विल और शैल, दो होती है याद रखना। और विल और शैल एक्चुअली में क्या है? मोडाल है। तो जिन बच्चों को ये बात दिमाग में बैठ गई, मैंने अभी क्या कहा था कि कैन जो है मोडाल की तरह काम, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेम उसी तरह से विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, विल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अगर विल हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब की कमी होने की वजह से ये सारा का सारा टेंस कौन सी कैटेगरी में पढ़ाया जाएगा? किस में पढ़ाया जाएगा? मोडाल में। पर सर अपने तो बचपन से पढ़ रहे हैं, चलो चलने दो, फिर मेरा क्या जा रहा है, पढ़ते हैं अब, मैं इसी में पढ़ाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ लेकिन ये जो मैंने अभी बताया था ये फालतू नहीं था, सब काम की चीजें। किस किस को मेरी बातें समझ आ रही हैं पहले एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा एडवांस लेवल पे ले गया चीजें, एक बार बताना जरा चैट बॉक्स में, तुम समझ तो पा रहे हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ और तुम लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ ही रह गया। परफेक्टली फाइन है। ऑल राइट। सर शैल ਤਾਂ टाइम बारे ही दसदा है। नहीं दिंदा मैम, नहीं मैम है या सर है जो भी है, टाइम शेल टाइम बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर समझ तो आ रही है बट ऐसा लग रहा है 12 साल वाली ग्रामर पे पानी फेर दिया। वेरी गुड, ऐसा लगना भी चाहिए। सर जी नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे नहीं आने चाहिए, ये नज़ारे लेने आते हो यहाँ पे तुम? पढ़ने आते हैं अपने यहाँ पे है ना, नज़ारे नहीं। चलो ध्यान से है ना, कुछ और तो नहीं चला रखा तुमने? क्लास, ये ग्रामर क्लास चल रही है यहाँ पे, ध्यान से फोकस करो इधर विशाल। जी जी जी, रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी सचिन, डोंट वरी, आज के बाद से सारी क्लासेस मिल जाएंगी, पुरानी भी हैं अभी ये भी मिल जाएगी। तीन टेंसेस हैं जनाब, आ जाओ सामने आ जाओ। पहला टेंस है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है फ्यूचर। अच्छा एक छोटा सा सवाल है मेरा, सबसे पहला सवाल, और पहले सवाल में तुम्हें पता चल जाएगा। देखिए एक बात मेरी क्लास में याद रखना, जब जब तुम्हें लगे कि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, वहां पर दुखी नहीं होना, वहां पे खुश होना कि अब मुझे कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। हर एक क्लास में मैं एक ही काम करूंगा, एक अच्छे से रास्ते पे चलते चलते तुम्हें सब समझ आएगा, मैं एकदम से ऐसे फेंक दूंगा, तुम्हें कुछ भी समझ आना बंद हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे जरूरी ये है कि तुम अपने दिमाग में ये बात रखो कि ये टीचर जो है इसका काम ये यहां से उठाएगा ना तब तुम्हें समझ आएगा कुछ, नहीं तो ऐसे चलते चलते तो तुम बहुत बार सो ही जाते हो बीच में। तो मैं जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूज करूंगा, वहां पर ये ध्यान रखना कि कभी भी कंडीशन मेरी क्लास में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, वो जानबूझ के किया गया होगा ताकि तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाए। जब तक तुम्हें सब समझ आएगा तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, जब तुम कंफ्यूज होगे
तभी दिमाग चलेगा। क्योंकि किसी बड़े सियाने बंदे ने कहा था कि मैंने कभी भी किसी मूर्ख को कंफ्यूज होते नहीं देखा, कंफ्यूज हमेशा वही होता है जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है। चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे मैंने बना दिया प्रेजेंट, ये वो टाइम है, इधर देखो ये पहला वाला डब्बा, ये वो टाइम है जहां पे हमारी पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, आज से कोई लगभग 50 साल पहले हमारी पृथ्वी, जब जन्म हुआ था पृथ्वी का। हाँ जी, 50 साल पहले ही हुआ था मेरे लिए। तो ये पृथ्वी है, और ये वो टाइम है जब हमारी पृथ्वी जाके खत्म हो जाएगी, कोई 2-2.5 साल बाद हमारी पृथ्वी जब खत्म हो जाएगी, इसको हम अपना फ्यूचर मान लेते हैं। और ये अभी हम, आज तारीख है, कितनी तारीख है, 17 मई 2021 को शाम के 5:47 पर यहाँ पे खड़े हैं, और दिस इज हम सबका प्रेजेंट। इसके 5 मिनट बाद जो भी होगा वो हमारा फ्यूचर होगा, इसके 2 मिनट पहले जो भी हुआ वो हमारा सबका क्या था, पास्ट था। कोई दिक्कत तो समझ आ रहा है ना सबको? जी जी, अच्छा, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू जी। तो इसके बाद जो भी होगा दैट इज हमारा फ्यूचर, इससे पहले जो भी होगा दैट इज हमारा पास्ट, और ये जो अभी इस मोमेंट पे है दैट इज हमारा प्रेजेंट। चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि कुछ बातें पूछूंगा छोटा छोटा, धीरे धीरे, कंफ्यूजन के जो पुराने उनको पता है कि इतना सौखी चीजें तो नहीं पढ़ाएंगे। पहला तो ये याद रखना कि इस पूरी चीज को कहा जाता है समय का ताना बाना। समय का ताना बाना हिंदी में इसको कहते हैं, और इंग्लिश में इसको अपने कहेंगे टाइम लाइन। क्या कहेंगे? टाइम लाइन। जब भी मुझे कोई टेंस को सिखाना होगा, मैं हमेशा किसकी मदद लूंगा? इस टाइम लाइन की। आगे से मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है ना। आगे से मैं हमेशा बस 3 डब्बे बना दूंगा, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा। तुम्हें कुछ समझना है कि ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर आया, ये पास्ट आया, और ये खत्म, ये शुरू और वहां पे खत्म। ये सब ये तुम्हारे दिमाग में पहले से होना चाहिए, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। अब मेरा सवाल है, एक सेंटेंस में आपके सामने बोल रहा हूं, मैंने कहा कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। ये कौन सा टेंस है? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? बस इतना बता दे, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, वेरी गुड, प्रेजेंट है। अच्छा, मैंने कहा कि मैं सन 2025 में इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, मैं सन 2025 में इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। कौन सा टेंस है? फ्यूचर। तीसरा, मैंने कहा कि 2018 में पहली बार जम्मू कश्मीर से एक महिला पायलट बाहर आई थी। चौथा क्वेश्चन है, मैं आजकल आइल्स कर रहा हूं, मैं आइल्स की तैयारी कर रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन, मैं ऑक्सफोर्ड की ग्रामर क्लास लगाता हूं। प्रेजेंट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बस खत्म करो। ओके, थैंक यू वेरी मच, अब आ जाओ। मैं ऑक्सफोर्ड की ग्रामर क्लास लगाता हूँ। क्या मैं अभी ग्रामर क्लास लगा रहा हूँ? यस सर। ये है हमारा आज का दिन, 17 मई का दिन। क्या मैंने 16 मई को ग्रामर क्लास लगाई थी? 14 मई को? यस सर। 13 को? यस सर। 12 को? यस सर। 11, 10? क्या मैं आगे भी क्लासें? यस सर, लगाता रहूंगा। अरे यार, ये चीज जब इतनी लंबी चौड़ी होगी तो उसको तुम प्रेजेंट क्यों कह रहे? मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे माफी मैं चाहूंगा अगर मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज कर दूं। पॉइंट मेरा ये है कि प्रेजेंट की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में, प्रेजेंट आप किसको कहते हैं? सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है, अभी किसी बच्चे ने एक चैट में मैसेज भेजा कि सर प्रेजेंट से 30, अभी भी फिर आ गया मुकेश का, सर प्रेजेंट से 30 मिनट पहले का पास्ट होता है। प्रेजेंट से 30 मिनट पहले तक का जो है उसको तो प्रेजेंट में रखना, उससे पुराना जो है वो पास्ट होता है। मुकेश, ऐसा कुछ नहीं होता, माफी चाहूंगा। जिसने भी बताया है उन्होंने बस आपको टाल दिया, एक बार गोली दे दी कि ऐसा आप याद रख लें, बाकी ऐसा कोई पॉइंट है नहीं इंग्लिश में, है ना, याद रखें। माफी चाहूंगा अगर आपको किसी ने बताया, डेफिनेटली अच्छा ही बताया होगा, बट उस टाइम पे वो सही डेफिनेशन होगी। हर बार ऐसा होगा तो जरूरी नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। कब से है? 2014 से लेकर 2014 कौन से साल में आया था? ये तो डेफिनेट है कि कब से हैं, पास्ट से हैं। और ये कब तक रहेंगे? 2024 तक रहेंगे, ये भी हमें पता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझे तो वर्तमान जो है, वर्तमान की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे, वर्तमान काफी समय पहले भी शुरू हो सकता है, और वर्तमान हो सकता है कि अभी 10 सेकंड पहले वर्तमान नहीं था और अभी वर्तमान है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास मार्कर था,
अब मैंने इस मार्कर को छोड़ दिया, तो मेरा वर्तमान में मार्कर नहीं है लेकिन पास्ट में मार्कर था। अच्छा, ये पास्ट कितनी की देर पहले था वर्तमान से? ये पास्ट मेरे ख्याल से 5 सेकंड पहले था। समझ आ रहा है आपको कुछ या नहीं आ रहा? सबसे बड़ा पंगा जो है ना, जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि ये इनका आपस में जो भाईचारा है, पास्ट और प्रेजेंट का जो बॉर्डर है बीच में, ये बॉर्डर आखिरकार कहाँ पे बनता है? जो मुकेश का पॉइंट था, उस मुकेश के पॉइंट का मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आ जाओ सर, एक बार मैं दोबारा से टाइम लाइन आपके सामने खींचता हूँ। यहाँ पे ये बनाया प्रेजेंट। जान, एक बात याद रखना कि सर ने कहा था कि जब भी कंफ्यूजन होगा याद रखना कि कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये मेरा प्रेजेंट है, ये आपने कहा पास्ट है। सर एक ऐसा कौन सा दिन आता है या कौन सा सेकंड आता है जिस सेकंड के पहले तो मैं कहता हूं कि पास्ट और जिसके बाद में कहता हूं प्रेजेंट है? तो मुकेश ने तो बड़ा आसान सा जवाब दिया कि सर 30 मिनट तक का टाइम, इससे पहले पास्ट कह देना, 30 मिनट के बाद वाले को प्रेजेंट कह देना। तो मुकेश दिक्कत क्या है सर कि इस पॉइंट को डिफाइन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप एक बार को ये डिफाइन कर सकते हैं कि सरफराज धोखा देगा या नहीं देगा, लेकिन ये वाला पॉइंट डिफाइन करना एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है। ये पॉइंट किसी, जैसे मैंने अभी कहा कि ये मार्कर अभी है अभी नहीं, और सेकंड में बात करूं वर्तमान प्रधानमंत्री, तो वो वर्तमान जो था वो कहां तक चला गया? 2014 तक चला गया। तो इस पॉइंट को डिफाइन करना एक्चुअली में डिपेंड करता है किसके ऊपर? यही सबसे बड़ी व्याधि है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। पॉइंट प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये क्या करवा रहे हो, हमें तो यार वो ता है ती है उसमें ज्यादा मजा आता था, रहा है रही है, अब तक तो हम सीता खाना खा रही है, राम मैंगो खाता है, वो कर रहे होते कितना मजा आता। पर याद रखें कि वो तुमने ना पहले 12 बार पढ़ रखा है, हर एक साल में एक बार के हिसाब से, एवरेज मानता हूं मैं, एक बार पढ़ा होगा। 12 बार पढ़कर भी तुम्हें नहीं आया ना, तो इसका मतलब वो तुम्हारी वो अप्रोच जो थी वो गलत थी। अगर तुम अभी भी उसी अप्रोच से पढ़ना चाहते हो, पुराने लेक्चर यूट्यूब पे हजारों लाखों पढ़े हैं, जहां मर्जी पढ़ लेना कि टेंस पढ़ाओ सर, तो 15 मिनट का लेक्चर आता, सारे टेंस खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर अपने जो ग्रामर पढ़ेंगे ना, ग्रामर ऐसी पढ़ेंगे कि एक बार तो तंग होंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी कोई कोई भी आ जाए, हम ऐसे हम ऐसे काम नहीं करेंगे उसमें जाके ना, ये 30 मिनट वाले। तो कुछ अच्छा सा सीखते हैं यहाँ पे ध्यान से, है ना। सॉरी मुकेश, कोई बेइज्जती नहीं कर रहा सर मैं आपकी, मैं बस आपको पॉइंट समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। देखिए डेफिनेटली क्या होता है कि इस पॉइंट को बताना, अगर मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री के शासनकाल के बारे में, तो वहां पे शासनकाल कितने, वो एक्शन कितनी देर का होता है? 5 साल का। कितनी देर का होता है? 5 साल का होता है। अच्छा, पेन को छोड़ना कितनी देर का एक्शन है? 1 सेकंड का। तो यहाँ पर वर्ब जो है 1 सेकंड की थी, इस वजह से यहाँ पे पास्ट से प्रेजेंट आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। डांस करना कितनी देर का एक्शन है? 5 मिनट का। 5 मिनट तक डांस हुआ तो दैट मीन्स कि उसका प्रेजेंट का जो एरिया है वो कितने मिनट का रहेगा? अरे कितने मिनट का रहेगा? 5 मिनट का। सोना, नींद लेना, नींद लेना कितनी देर की वर्ब है? एवरेज माने तो 2 घंटा, रात की नींद मानो तो 8 घंटा। तो वहां पर प्रेजेंट रहेगा कितनी देर तक रहेगा? 8 घंटे तक। अब यहाँ पे आके ना बच्चों को लगता है कि सर तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसे कैसे हम हर बार क्या टाइम देखते रहेंगे कि कितनी देर का एक्शन है, कितनी देर का ये है? तो एक्चुअली में कंसेप्ट ये है कि इस चीज से कोई खास बड़ा फर्क तुम्हारे लिए नहीं पड़ता। रीजन उसके पीछे क्या है कि थोड़े टाइम बाद ना तुम्हें इस चीज का कॉमन सेंस आ जाता है। और हम इंग्लिश में अक्सर जितने भी सेंटेंसेस हम टेंसेस के लिखेंगे, उसमें से 90% सेंटेंसेस या तो यहाँ के लिखे जाते हैं या यहाँ के, और या फिर यहाँ के लिखे जाते हैं। ये जो ट्रांजिशनल पॉइंट होते हैं, ट्रांजिशनल मतलब जहां पे पास्ट से प्रेजेंट या प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं, इनके ऊपर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं लगातार, और आज तक मैंने गिनती के कोई 2 या 3 सेंटेंसेस ही बनाए होंगे। इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। इस वजह से बस एक छोटा सा जानबूझ के मैंने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि कोई अगर आपसे पूछे, बस ये पॉइंट है वर्ब में, हालांकि इस पॉइंट को थोड़ा सा अपनी और एक्सप्लोर कर लेंगे वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है। ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है इनको, ट्रांजिशनल फेज नाम का एक टॉपिक है। तो आपको अगर लगता है कि मुझे और अच्छा सीखना, तो ट्रांजिशनल फेज फॉर वर्ब नाम से यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। बट अपने अपने काम का इतना नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया कि भैया पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर तो जाएंगे, लेकिन कहां तक प्रेजेंट रखना है, ये प्रेजेंट की जो लिमिट है वो कितनी है, शुरू कहां से होता है, खत्म कहां पे होता है, ये डिपेंड करता है वर्ब टू वर्ब। आप कोई फिक्स नहीं बता सकते कि सर इतनी देर पहले से लेकर इतनी देर बाद तक प्रेजेंट मान लेना। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्शन की बात कर रहे हो।
आई होप ये पहला पॉइंट आज की क्लास में जो मैंने आपको सिखाया ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। अभी फिलहाल कितना टाइम हो गया है? 7:57। जी, अब 3 मिनट बचे हैं, तो 3 मिनट में मैं नया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक, लेकिन वो पॉइंट अपने कल की क्लास में और अच्छे से एक्सपेंड करेंगे, अच्छे से सीखेंगे उसको। पॉइंट ये कहता है कि ये जो पास्ट टेंस है, अच्छा प्रेजेंट अपने शुरू इससे करेंगे, प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। ये जो प्रेजेंट टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट आते हैं। आप सबने चारों पार्ट का नाम पहले सुना होगा। मैं एक बार ये टाइमलाइन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इसके बारे में अभी एक नोट मैं लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कल की क्लास में हमें क्या करना है। 4 पॉइंट आते हैं। 4 पॉइंट कौन से आते हैं? पहला पॉइंट आता है सिंपल, सेकंड पॉइंट आता है कंटिन्यूअस, तीसरा आता है परफेक्ट, और चौथा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बचपन से तुमने पढ़ा है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी मुकेश, कोई बात नहीं, विशाल है, सॉरी विकास, विशाल कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 ये छोटे छोटे, इनको कहा जाता है सब टेंसेस। टेंस के अंदर भी ये समय बताने के काम आते हैं। जब आप कल की क्लास में आएंगे, थोड़ा सा एक तो 2-3 काम करके आने। पहली बात तो जब भी मतलब आज शाम को कर लेना, चाहे कल की क्लास से पहले 5 मिनट। मैं जानबूझ के क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट करता हूँ, जो होमवर्क होता है उसको कंप्लीट कर लिया करें, क्लास ज्वाइन कर दें। पहला काम तो ये करना है कि सर्च करना डिफरेंस इन सिंपल एंड इनडेफिनेट। ये छोटा सा टॉपिक है, गूगल पे सर्च करके आ जाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इनडेफिनेट टेंसेस। बस इतना लिख के गूगल पे कर लेना है, यूट्यूब पे लिख के सर्च कर लेना। ये पॉइंट मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तुम्हें? ये पॉइंट हालांकि देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं है इन दोनों में। लेकिन ये पॉइंट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, वो आगे जाके ना ग्रामर 2 अलग अलग जगह से, मेरा काम है संगम करवाना। संगम का मतलब ये हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, और इन दोनों को साथ में पढ़ाना है। तो कुछ चीजें जहाँ पे आपस में आप लोग आपस में लड़ाई कर सकते हैं कि ये ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, तो वहां पे मैं पहले से आपको रेडी कर देता हूँ। हिंदी मीडियम वालों ने कौन सा टेंस पढ़ा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इंग्लिश मीडियम वालों ने कौन सा पढ़ा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस? एक ही डिफरेंस है छोटा सा, वो कल की क्लास में आते ही सबसे पहले मैं करवा दूंगा। तुम लोग खुद पढ़ के आओगे तो अच्छे से समझ आएगा। मैं करवाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे 35 मिनट उसी के ऊपर ही लग जाए, तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा। इस वजह से प्लीज थोड़ा सा खुद पहले पढ़ के आ जाना, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं जो मैंने पॉइंट लिखवाया था। एक नोट डाल के, लास्ट आज की क्लास का आखिरी एक नोट डाल के लिखिए। लिखिए, पहले वो टाइमलाइन बना लेनी थी, सारी बना ली, मैं बनवा देता हूँ, कोई नहीं। ऐसे बना लेना, और यहाँ पे लिखना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ऐसे 2 डंडे लगा के इन दोनों डंडों को लिख देना ट्रांजिशनल पॉइंट्स। और इस चीज को लिख देना ट्रांजिशनल पीरियड। जी लिखिए, नोट डाल के लिखिए। पहले बना लो अच्छे से, नोट डाल के लिखिए। सैम पूछ रहे हैं पास्ट टेंस दे भी टाइप होंगे। जी सैम, पास्ट टेंस की टाइप नहीं, कैटेगरीज होती हैं। नोट डाल के लिखिए, लिखिए द ट्रांजिशनल पीरियड, द ट्रांजिशनल पीरियड between the transitional period between past and future tenses, पास्ट एंड फ्यूचर के बीच का जो ट्रांजिशनल, ये थोड़ा ध्यान से देखें, सामने देखें। ट्रांजिशनल पीरियड जो है बिटवीन किसके आता है? पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस
is not fix, is not fix, and it depends widely, it depends widely on the verb, on the verb. However, फुल स्टॉप डाल के लिखना however, in case of modal sentences, however in case of modal sentences, in case of modal sentences, the transitional period is, the transitional period is 0, 0. मोडाल सेंटेंसेस के केस में ट्रांजिशनल पीरियड कितना होता है? 0. रीजन क्या है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी एक बार छोड़ दो, मोडाल में पढ़ाऊंगा तो ये लाइन दोबारा उठाऊंगा वहां पे। अभी बस इतना समझ लो, मोडाल में क्या आता है कि पास्ट प्रेजेंट से फर्क ही नहीं पड़ता, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब उधर से उधर चले गए, तो 0 हो जाता है वहां पे, बस इतना याद रखें। मुकेश कह रहे हैं, मुकेश एक्चुअली में सर मुझे खुद नहीं याद मैंने अभी क्या लाइन बोली है, होता क्या कि ऑन द स्पॉट हो सकता है मैं अभी दोबारा बोलूंगा, एक आधी लाइन गलत बोल दूंगा, तो मैं 1 मिनट में पढ़ के बता देता हूँ क्या बोला था अभी। जिन बच्चों ने लिख लिया वो जा सकते हैं। द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस, द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस is not fixed, is not fixed, and it depends widely on the verb, and it depends widely on the verb, ये बोला था। चलिए थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में मैं पक्का एक नॉर्मल टीचर की तरह आप सबको टेंसेस पढ़ाऊंगा। टेंसेस का मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ता है ती है ते है करके पढ़ेंगे अपने, मजा आएगा है ना कल की क्लास से। सर आप क्लास 2 घंटे की, देखिए 2 घंटे में मुझे लगता है कि बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं, दैट्स वाई मैं 2 घंटे की क्लास नहीं करता। और 2 घंटे वैसे भी ग्रामर पढ़ के ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये ग्रामर की क्लास को एक एस्केप की तरह ट्रीट किया करें। आप सारा दिन आयल्स पीटी लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग करते करते इतना दिमाग खराब हो जाता है, हम लर्निंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो ये जो क्लास है इसको कम से कम ऐसे ना किया करें कि मुझे ये क्लास लगानी है, फॉर्मेलिटी करनी है। इस क्लास में कुछ सीखने के नजरिए से आया करें। आप कभी सोचें बैठ के तो आप सारा दिन में 1% भी कुछ नया नहीं सीखते हैं। आप वही जो इंग्लिश आपको आती है आप उसी को लिखना बोलना पढ़ना सुनना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नया आप गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको एक हॉबी की तरह क्लास को अटेंड किया करें। कभी भी इस क्लास को ऐसे ना रखा करें कि यार चलो 5 बज गए अब क्लास लगानी है। मुझे लगता है कि मैं अगर इस क्लास का स्टूडेंट होता तो मुझे हमेशा ऐसा ही फील होता रहता कि यार ये क्लास मतलब जरूरी है मेरे लिए, ये क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे दिन में हम कुछ नया नहीं सीखते, इस क्लास में हम काफी कुछ अच्छा काफी कुछ नया सीखते हैं, है ना। चलिए फिलहाल एक बार आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जी विशाल बिल्कुल सर, डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू, आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू हर्षिता। चलिए थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स की एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आपको लॉगिन पासवर्ड जो है वो मैनेजमेंट देगा, तो उसके बाद आप क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। जी विशाल कोई दिक्कत नहीं है सर, आप थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर और लगाएं, रीडिंग लगातार किताबें वगैरह पढ़ते रहें, उसके ऊपर भी एक क्लास अपने एक्स्ट्रा और करेंगे कभी। नॉवेल्स पढ़ें जितनी पढ़ सकते हैं आप, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी, डोंट वरी। और साथ में एक क्लासें लगातार लगाते रहें, ठीक है। अपने आपको 10 12 15 दिन का टाइम दे बस।
थैंक यू मुकेश, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए खत्म करते हैं इस सेशन को, थैंक यू।